नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहमनी राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन और उसके पतन के बारे में। पहले पतन के कारण पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण में अमीरों की आपसी फूट बहुत ज़्यादा। जो अमीर लोग वर्ग के थे उनमें बहुत ज़्यादा वर्चस्व की लड़ाई बनी रहती थी। हमेशा वो झगड़ते रहते थे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट इसमें पढ़ते हैं हम हिंदू विरोधी नीति। हिंदू विरोधी नीति इनकी ऐसी थी कि जो बहमनी साम्राज्य था पूरी तरीके से वो मुस्लिम साम्राज्य के आधार पर बना हुआ था। थर्ड है इसमें विजयनगर साम्राज्य के साथ निरंतर युद्ध। युद्ध किसी भी राज्य को आर्थिक और सैनिक रूप से ज़रूर कमज़ोर बना देते हैं, लेकिन बहमनी साम्राज्य के अंदर ही जो विरोध की आवाज़ें उठने लगी थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। और जैसे जैसे इनका विजयनगर साम्राज्य के साथ जो वॉर जारी रहा तो इसमें इनको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। बाकी फोर्थ जो इसमें हम पढ़ेंगे पतन का कारण अकुशल सेना अकुशल बहमनी राज्य की सेना को अकुशल बनाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई विशेष अपनी जो ध्यान है वो अपने सैनिकों पर नहीं दिया। इसकी वजह से वो जो है उनके अंदर लड़ने का जज्बा ख़त्म हो गया। महमूद गवाह की मृत्यु ये बहुत ही सबसे प्रमुख कारण मानी जाती है बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण में। अब इसमें मेन प्रशासन पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य का। बहमनी प्रशासन प्रशासन के बारे में हम इसमें फर्स्ट जो चीज़ है ये है केंद्रीय प्रबंध। केंद्रीय प्रबंधन में सुल्तान सर्वोच्चता सभी अधिकार उसके पास शामिल थे। इसमें कोई हिंदू सुल्तान नहीं बन सकता था। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम धर्म के आधार पर बहमनी साम्राज्य का गठन हुआ था और दूसरे धर्म का इसमें जो कोई मंत्री का आना या राजा बनना नामुमकिन था। तो एक तरफा जो इनका सिस्टम था वो धार्मिक था और इसमें देवी अधिकारों को का जो प्रयोग किया जाता था और सुल्तान के द्वारा किया जाता था। बाकी इसमें जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मंत्री। राजा के बाद मंत्री। प्रशासन के संबंध में परामर्श के लिए बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों ने 6 से 7 मंत्रियों की तैनाती की थी। इनकी संख्या कभी भी 6 या 7 से ऊपर नहीं रखी जाती थी, क्योंकि उसके वजह से उसका कारण ये था कि जब मंत्री 10 से ज़्यादा हो जाते तो षड्यंत्र रचने लगते राजा के खिलाफ। अब जो इसका कौ है यानी 2 का कौ है, इसमें है वकील उस सल्तनत। वह राज्य का प्रधानमंत्री होता था। राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व सुल्तान उसके साथ आवश्यक बातचीत करते थे और परामर्श भी आपस में करते थे। बाकी जो इसमें खो है इसका है अमीर ए जुमला। ये राज्य का वित्त मंत्री था, फाइनेंशियल मिनिस्टर कह सकते हैं आप इसको। वह राज्य की सारी आय व्यय का जो ब्यौरा है वो पूरा रखता था, ब्यौरा रखता था। उसकी स्वीकृति के बिना कोई धन खर्च नहीं किया जा सकता था। बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल मिनिस्टर था। बाकी जो इसमें गौ है अगला है गौ अमीर ए अशरफ। ये राज्य का विदेश मंत्री था। इसके पास विदेशों में अपने राजा के राजदूतों को भेजने की पूरी शक्ति थी और स्वतंत्रता भी थी। और ये दूसरे राजदूतों का स्वागत अपने जो राज्य में है अपनी कंट्री में उसको कर सकता था। बाकी इसमें गौ है सदर ए जहां। यह न्याय मंत्री था। इसका मुख्य काम इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार न्याय करना था। वह मुसलमानों की धार्मिक संस्थाओं को लगान मुक्त भूमि तथा अन्य दान के संबंध में सुल्तान से सिफारिश करवाता था। इसमें अन्य मंत्री कौन से थे? मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ अन्य मंत्री भी होते थे। इनके नाम वजीर ए कुल, लेखा मंत्री, वकील ए सदर, शाही दरबार का मंत्री, अखुर बक, शाही घोड़ों का मंत्री। और आगे है इसमें सहाना ए फील, शाही हाथियों का मंत्री एक तरीके से कह सकते हैं आप।
जो दूसरी चीज़ आएगी इसमें, दूसरा पॉइंट आएगा, प्रांतीय शासन कैसा था। बहमनी सुल्तानों ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों या 4 हिस्सों में बांटा था। पहला था गुलबर्गा, दूसरा था बिदर, तीसरा आता इसमें बरार, चौथा था दौलताबाद में विभक्त किया हुआ था। इन प्रांतों को तरफ कहा जाता था। प्रांतों को तरफ बहमनी साम्राज्य में कहा जाता था। और इनके जो प्रशासक थे उनको तरफदार कहा जाता था। यानी जो इसको चलाने वाले बड़े मंत्री होते थे उनको तरफदार कहा जाता था। तरफदारों को बहुत से अधिकार प्राप्त थे, बिल्कुल उसी तरीके जैसे सामंतों को होते थे पहले। वे लगान एकत्रित करते थे तथा युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व भी करते थे। मतलब छोटे छोटे सामंत थे, सीधी सी बात है इसमें। थर्ड पॉइंट इसमें स्थानीय प्रबंध का सिस्टम। प्रांतों को आगे जिलों में विभक्त किया गया था और जिलों को परगनों में बांटा हुआ था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। गांव की देखरेख का कार्य एक सभा के अधीन होता था। और चौथा पॉइंट इसमें, भू राजस्व प्रबंध। बहमनी साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। यह कुल उपज का 1:6 भाग होता था, 1:6। बहमनी सुल्तानों ने फसलों की उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई की और विशेष ध्यान दिया था। अभी तो हमने प्रशासन पढ़ लिया, अब इसकी जो विरासत है, विरासत के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसके आगे के शासक हुए उसको ज़्यादा संभाल नहीं पाए, क्योंकि ये योग्य शासक ज़्यादा नहीं निकले और इन्होंने जो राज्य की व्यवस्था थी ये सक्षम रूप से नहीं चला पाए। बहमनी साम्राज्य का अंत विजयनगर साम्राज्य के बाद हुआ था। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जिस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा है आप उसको कल ध्यान से पढ़ना, सुनना और इंटरनेट या किताब में उसके बारे में रिसर्च करना, आपको यही चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि ज्ञान जितना संवर्धित होता है उतना ही ज़्यादा एक तरीके से उसकी जो निष्कर्ष है वो बहुत ज़रूरी निकलता है। तो निष्कर्ष इसमें ये कि बहमनी साम्राज्य अपने सबसे योग्यतम शासकों के साथ आया और सबसे कमज़ोर शासकों के साथ डूबा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।